हेलो एवरीवन। हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं और पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के अंदर हम 3 पॉइंट समझ चुके हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन का, सेकंड पॉइंट जो हमारा कि आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं, और तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो हमारा अर्ली इनिशिएटिव यानी लैंड रिफॉर्म्स, और साथ साथ में प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हमने की थी कि प्लानिंग कमीशन का मतलब क्या होता है उसको हमने देख लिया था। अब जब ये चीज़ हो जाएंगी तो प्लानिंग कमीशन ने आज़ादी के बाद में 5 ईयर प्लान बनाने शुरू किए और स्टार्ट के 3 5 ईयर प्लान बनाए। चौथा पॉइंट हमारा यही होगा जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हम पढ़ने वाले हैं 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान हिंदी में कहते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना बनाता कौन था? तो योजना आयोग बनाता था, प्लानिंग कमीशन बनाता था। हेड प्लानिंग कमीशन का प्रधानमंत्री होता था। उसको हम पढ़ेंगे भी और डिटेल में। और पहले प्लान कर लो और फिर आगे डेवलपमेंट का काम करो। जो चैप्टर का नाम है याद करो, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी पहले प्लान करो और प्लान करने के बाद में पैसे लगाओ और फिर डेवलपमेंट के एक एक फेज को देखो। 5 ईयर प्लान की बात करें तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो हमारा था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मैं इसको FYP लिख देता हूं, 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1951 में शुरू हुआ था और 1956 तक चला था, 5 साल तक। और इसमें जो की इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस प्लान को पूरा ड्राइव किया था, उनका नाम था KN राज। अब KN राज कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी ये हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अच्छे से। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ज़्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन या हमारा जो कंसंट्रेट था वो मामला था एग्रीकल्चर की तरफ, कि हम चाहते थे कि जो प्रिमिटिव टाइप का हमारा एग्रीकल्चर है उसको हटा के और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स लाएं ताकि हम फूड के मामले में थोड़े सेल्फ सफिशिएंट बने। भारत में खाद्यान्न संकट उस समय ज़्यादा रहा करते थे, तो इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और ये नाम याद रखना, KN राज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 5 ईयर प्लान के जो इकोनॉमिस्ट थे वो। पहला 5 ईयर प्लान कंप्लीट होता है और ज्यादातर एग्रीकल्चर रिलेटेड काम इसके अंदर किए जाते हैं। और दूसरा जो 5 ईयर प्लान है वो शुरू होता है आपके 1956 से लेके और 1961 तक। और इसके अंदर जो मेन इकोनॉमिस्ट होते हैं उनका नाम था PC महलनोबिस। PC महलनोबिस। PC महलनोबिस इंडिया के फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी है। और महलनोबिस काफ़ी ब्रिलियंट टाइप के आदमी थे और इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और इस समय इन्होंने इकोनॉमिस्ट बन के और इंडिया के सेकंड 5 ईयर प्लान को ड्राइव किया था पूरा। और इन्होंने कहा था कि अब एग्रीकल्चर से थोड़ा सा फोकस हटा के और इंडस्ट्रीज की तरफ फोकस ज़्यादा किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे करके हमने 10 एक साल निकाले पूरे इन 2 5 ईयर प्लान के अंदर। इसके बाद में एक थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा और आता है, उसको भी हम देखेंगे। 3 5 ईयर प्लान ही है आपकी बुक में। देखिए कई सारी रेफरेंस बुक में 12 12 15 15 12 सॉरी 10 10 12 12 ये दिए हुए पड़े हैं आपके 5 ईयर प्लान। हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हमारी ये 3 5 ईयर प्लान है, हमें यही पढ़ना है। पहला एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, KN राज। दूसरा PC महलनोबिस, इंडस्ट्रीज को ज्यादा फोकस करता था। और थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा 1961 से लेके और 1966 तक मामला चला था। और थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर भी मिक्स्ड मॉडल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों को लेकर चला था। इसके बाद में हमने एक 2 साल का गैप लिया था। वो लिया इसलिए था कि क्योंकि इंडिया ने इस समय एक वॉर भी झेल लिए थे। आपको पता हो तो 65 65 के युद्ध था, 62 में चीन के साथ में युद्ध था, एक दो युद्ध झेल चुके थे। फिर साथ साथ में लाल बहादुर शास्त्री की, आपके नेहरू जी की, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इन सब चीज़ों को देश घेर के बैठा था। तो फिर हमने 1 2 साल इस चीज़ को स्थगित किया, प्लानिंग हॉलीडेज कहते हैं उसको, वो किया। और फिर 1969 में जाके फोर्थ 5 ईयर प्लान बनाया था। लेकिन हमें ये 3 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं कि हमने हमारे डेवलपमेंट के लिए 3 5 ईयर प्लान्स की प्लानिंग की और तीनों के अंदर किस तरीके से बजट अलोकेट किया वो सब इसके अंदर देखेंगे। और इन तीनों प्लानिंग के बाद में आउटकम्स आखिर क्या निकल के सामने आए, अगला पॉइंट हमारा ये है। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि आखिर क्या आउटकम्स थे। हालांकि आउटकम्स समझने से पहले एक बात ये भी समझने लायक है इसमें कि जब ये तीनों प्लान पूरे हो गए तो उसके बाद में भी लोगों में डिबेट अभी तक जारी थी कि कंट्रोवर्सीज इनके अंदर, इन प्लान के अंदर हुई थी कुछ। वो की कंट्रोवर्सीज या वो डिबेट क्या क्या थी, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। कि अगला पॉइंट है हमारा की कंट्रोवर्सीज, वो देख लेंगे थोड़ी कंट्रोवर्सीज। अब कंट्रोवर्सीज बहुत सारी थी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट और एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज, ये कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा थी। इन 5 ईयर प्लान के बाद में सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी, बहुत से लोग बोल रहे थे कि आपने एग्रीकल्चर के ऊपर पैसा कम खर्च किया या नहीं खर्च किया, या एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना चाहिए, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि नहीं, आपको इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए, आपने इंडस्ट्रीज पे पैसा कम खर्च किया, आप इंडस्ट्रीज पे पैसा ज्यादा खर्च करो। इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना बढ़ेगा उतना रोजगार मिलेगा, रोजगार जितना मिलेगा उतनी इनकम होगी, इनकम जितनी मिलेगी उतना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अब ये डिबेट
कि भाई आपने 3 5 ईयर प्लान तो बना लिए, ठीक है, उसके रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं, लेकिन आपने एग्रीकल्चर पे, बहुत से लोगों का कहना था कि एग्रीकल्चर पे ग्रोथ नहीं हुई, बहुत से लोगों का कहना था इंडस्ट्रीज पे ग्रोथ नहीं हुई। अब देखिए, एक में एग्रीकल्चर पे ग्रोथ थी, एक में इंडस्ट्रीज पे ग्रोथ थी, एक में मिक्स था, तो ऐसा करके चला मामला। लेकिन बात यह है कि डिबेट्स कुछ सामने निकल के आई इस समय कि भाई एग्रीकल्चर का मॉडल ज़्यादा अपनाओ, इंडस्ट्रीज का कम अपनाओ, एग्री में हमें सेल्फ सफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए। दूसरी डिबेट का जो पॉइंट था वो था आपके पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। अभी भी वही मामला चल रहा है कि हमने अभी तक ये 3 मॉडल सरकार ने बनाए, सरकार ने लागू किए, पैसा सरकार दे रही है और सारे रिसोर्सेज सरकार के पास में। तो ये पब्लिक वाला मामला कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि गलत है, आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्कुल भी आने नहीं दे रहे हो। इसका मतलब है कि आगे की इकोनॉमी सरकार अकेली ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के काम के अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं होती है जितनी प्राइवेट काम के अंदर होती है। एक ये भी डिबेट थी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, कि भाई प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा आने दो। कई लोग ये बोल रहे थे कि भाई प्राइवेट को आपने यूं ही कुछ चीजें दी करी, बिल्कुल भी कुछ नहीं देना चाहिए, जबकि पूरा मामला पब्लिक के पास में होना चाहिए। ऐसे करके ये 2 डिबेट से निकल के सामने आती है वापस आपके 3 साल बाद। इससे पहले भी वही डिबेट थी, मॉडल लागू किया हमने, 15 साल देख लिया मॉडल, और मॉडल देखने के बाद में भी कुछ कुछ ऐसी डिबेट्स आई। लेकिन इन तीनों मॉडल को लागू करने के साथ साथ में कुछ चीजें ऐसी हुई हमारे जो बहुत अच्छी हुई, जिससे जैसे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक फाउंडेशन बेस बन गया था इसके तहत, और कुछ चीजें ऐसी हुई थी जिससे लगा कि हाँ, जैसे कुछ कुछ मामले हुए हैं। अब 2 पॉइंट हमारे ये हो जाते हैं यहाँ पे, तो 3 पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। 4th पॉइंट हमारा हो जाएगा आपके ये वाला, जिसके अंदर 5 ईयर प्लान है, और 5th पॉइंट है कि की कंट्रोवर्सीज कौन सी थी हमारी, वो वाली सिचुएशन देख लेते हैं। अब जैसे आपके 5 पॉइंट पूरे हो जाते हैं, इसके बाद में हम आएंगे 6ठे पॉइंट पे। ये 5 पॉइंट आप अच्छे से लिख लो, नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर कि हम जो जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। की कंट्रोवर्सीज पूरी होने के बाद में हम अगले पॉइंट पाएंगे कि भी मेजर आउटकम्स आखिर क्या क्या रहे थे इस पूरे के पूरे लैंड रिफॉर्म के मामले के। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो हो जाएगा जो 6th पॉइंट है हमारा, कि आखिर डिबेट तो अभी भी चल रही है इसको लेके, लेकिन मेजर आउटकम्स क्या थे। 6th पॉइंट हमारा ये है, मेजर आउटकम्स ऑफ 3 5 ईयर प्लान्स, कि इन तीनों 5 ईयर प्लान्स के मेजर आउटकम्स क्या रहे थे। तो सबसे पहला मेजर आउटकम इस 3 5 ईयर प्लान के अंदर जो रहा था वो ये कंडीशन थी कि भाई इंडियन इकोनॉमी का एक फाउंडेशन बन गया है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो 15 साल 3 5 ईयर प्लान हमने चलाए हैं, उसके तहत जो पैसा खर्च किया हमने अपनी इकोनॉमी का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दिए थे, हमने कुछ थर्मल पावर प्लांट्स कंस्ट्रक्ट कर दिए थे, हम एक बिजली को कोशिश कर रहे थे, काफ़ी जगह पहुंचा भी काफ़ी जगह दी थी हमने। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें मॉडर्न हुई थी इस समय। ऐसा करके हमने एक बेस तैयार कर दिया है, यानी एक नींव बनती है ना किसी चीज़ की, क्योंकि 47 में तो बिल्कुल डिसाइडेड ही नहीं था करना क्या है, लेकिन 47 के बाद में डिसाइड किया, 51 में लागू किया, और 66 तक आते आते जो भी 15 साल पैसा खर्च हुआ, चाहे एग्रीकल्चर में खर्च हुआ, चाहे इंडस्ट्रीज में खर्च हुआ, चाहे किसी और सेक्टर में खर्च हुआ हो, हमने उन सेक्टर्स को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया, हमने उनका एक बेस तैयार कर दिया था। तो इंडियन इकोनॉमी का एक बेस बन चुका था जिसके ऊपर फिर ग्रो करना ईजी है। देखिए, बेस बनाना सबसे ज़्यादा जो होता है मुश्किल होता है। ये मैं पढ़ाता हूँ तब भी क्लास में कहता हूँ, सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं कि आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा तैयार करो तो उसमें नींव अच्छी बन सके। जब तक बेस अच्छे से तैयार नहीं है तो सब्जेक्ट भी अच्छे से नहीं प्रिपेयर हो सकता। तो यहाँ बात यह थी कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अच्छा खासी हो गई थी। और दूसरा एक और इनिशिएटिव हमने जो लिया था, ये 5 ईयर प्लान्स का मामला था। देखिए, प्लान्स की कई सारी बातें फेल भी हुई थी, प्लान की कई सारी बातें अच्छे से लागू भी हुई थी, लेकिन ओवरऑल हमने एक फाउंडेशन या एक नींव अपनी तैयार कर दी थी। दूसरा मेजर आउटकम हम देखेंगे, लैंड रिफॉर्म्स की जो सिचुएशन अब थी वो वाली लैंड रिफॉर्म्स सिचुएशन, भूमि सुधार कानून जो हमने जो अर्ली इनिशिएटिव में देखा था उसकी कंडीशन अब क्या थी। तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स की सिचुएशन अब किस तरीके से थी, और जो हमने ज़मीन कॉन्फिस्केट करने की बात चल रही थी, कितनी ज़मीनें कॉन्फिस्केट हुई थी, कितने ऐसे लोगों को ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट हुई थी जिनके पास ज़मीन थी नहीं, उसकी क्या कंडीशन थी वो भी देखते हैं। हालांकि बाय एंड लार्ज लैंड रिफॉर्म ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे इस समय तक। जो लैंड रिफॉर्म जिस तरीके से सरकार सोच रही थी लागू करके और उसको और बेहतर बनाया जाए, तो उतना बेहतर तरीके से अभी तक लागू ये नहीं हुआ था। हालांकि ठीक है, फिर भी कुछ बदलाव इसके तहत आए, वो बदलाव धीरे धीरे आते हैं। तो ऐसा कुछ मामला मेजर आउटकम्स का रहा। तो पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे कि इंडिया के जो डिबेट के आइडिया, डिबेट दोनों मॉडल को डिबेट किया, डिबेट करने के बाद में हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, हमने प्लानिंग कमीशन अपनाई, प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान किए, 5 ईयर प्लान 3 करने के बाद में उसकी की कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी, और फिर उसके मेजर आउटकम्स क्या क्या है 5 ईयर प्लान के।
जब 5 ईयर प्लान के मेजर आउटकम्स 6 पॉइंट तक हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद में हम आएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि मेजर आउटकम के बाद में कि 1960s के दौर में एक दो चीज़ें और हुई थी, थोड़ा सा हम उसको भी देखेंगे, जिसमें मेन जो चीज़ें आ जाती है वो आ जाती है फूड क्राइसिस की। ये भारत 1960s के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये प्लानिंग कमीशन वगैरह प्लान चल रहे थे, तब भारत में खाद्यान्न संकट बहुत ज़्यादा था और इस समय हमने एक रेवोल्यूशन भी चलाया था जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति हिंदी में कहे तो। ये 1966 के आसपास ही इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय शुरू की गई थी हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन वगैरह आपने सुना होगा। हमें फूड क्राइसिस से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि भारत के अंदर अभी भी अनाज जो 1950 से 50, 55, 60, 65 तक भारत में अनाज जो है वो बाहर से ज़्यादा आता था, क्योंकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंटली ग्रो नहीं कर पा रहा था उसको। क्योंकि मैंने कहा ना, एग्रीकल्चर पे पैसा तो बहुत खर्च किया लेकिन अभी तक उतने बड़े आउटकम्स नहीं आए कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। हम अभी भी कई सारे देशों पर निर्भर थे। तो उसके लिए हमने एक रेवोल्यूशन चलाया, क्रांति चलाई, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसके तहत अभी गेहूँ, चावल, MSP वगैरह ये सब चल रहा है। कभी कभार मैंने क्लास में डिस्कस भी किया। तो हमने एक ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया हमारी फूड क्राइसिस को खत्म करने के लिए। इसके साथ साथ में एक और आ जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन। ये मिल्क रेवोल्यूशन था, हम थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे। द व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध की क्रांति कह सकते हैं इसको, आपके श्वेत क्रांति कह सकते हो आप इसके। और श्वेत क्रांति के तहत सरकार ने कोशिश ये की है कि भाई दूध की प्रोडक्शन को अच्छा बनाए, जैसे अमूल वगैरह का मामला हो गया, ये सब इसी टाइम से जुड़ा हुआ था। 1960s के टाइम पे ही ये चला था। हमने फूड क्राइसिस से निपटने के लिए, ये भी इकोनॉमी का ही पार्ट है हमारा। तो प्लानिंग कमीशन, प्लान कितने बने, आउटकम्स क्या क्या मेजर रहे और फूड क्राइसिस का मामला किस तरीके से रहा, ये हमारे हो जाते हैं 6 पॉइंट। और इसके बाद में सबसे लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि इस 1960s के बाद की चीज़ों के क्या क्या हुआ। तो लास्ट और 8वां पॉइंट है, वैसे ज़्यादा इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, और पॉइंट का नाम है आपके लेटर डेवलपमेंट, कि इसके बाद में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी इन 3 5 ईयर प्लान के बाद में। हालांकि आगे वाले 5 ईयर प्लान हमें नहीं पढ़ने हैं और नॉर्मल सी चीज़ें इसके अंदर हमें कुछ देखनी है। लेटर डेवलपमेंट में एक नॉर्मल सा नाम आ जाएगा इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी जी आई और उसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी और इन्होंने अलग कर दी। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी बहुत भी चल रही थी उसको भी खत्म कर दिया। बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को कंसंट्रेट कर दिया पब्लिक डोमेन के लिए और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के पास में कंसंट्रेट कर दिया। गरीबी हटाओ के नारे लगाए और कोशिश ये की पूरी इकोनॉमी को सरकार के पास में जकड़ के रखा जाए। यानी कि पब्लिक जो मामला था गवर्नमेंट रिसोर्सेज का वो बहुत ज़्यादा कर दिया, यानी गवर्नमेंट के पास में चीज़ों को ज़्यादा इन्होंने कर दिया इंदिरा गांधी ने। इसके कारण हुआ ये कि 1980s के दौर के अंदर थोड़ी सी चीज़ें गलत होने लग गई। हमने चीज़ें गलत कैसे हुई? तो स्लगिश ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के पास में सारी चीज़ें आ गई ना, तो फिर देखिए ग्रोथ अपने आप वैसे भी रुक जाती है। क्योंकि अब इसमें भी एक चीज़ क्राइटेरिया काम करता है कि भाई गवर्नमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लो 10 लोग हैं एक ही पद पे काम कर रहे हैं, तो एक बहुत ज़्यादा काम करे और एक बहुत कम काम करे तो भी दोनों को पैसे बराबर मिलने वाले हैं। तो कई बार क्या होता है, इक्वलिटी डिस्ट्रॉयज मोटिवेशन, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो ऐसा भी इस तरीके की चीज़ें होती है। तो फिर इसलिए क्या है कि प्राइवेट एनरोलमेंट ज़्यादा हो, तो ताकि लोग काम करें तो उसको उसके बदले अगर रिवॉर्ड मिले तो लोग और ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, तो ये काम करते हैं। लेकिन बात ये है कि स्लगिश ग्रोथ इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई, नॉर्मल सा लास्ट में कंक्लूजन ही है, ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ भी नहीं है। और फिर हमने 1980s की स्लगिश ग्रोथ के तहत 1991 में कुछ रिफॉर्म्स अपनाए थे जिन्हें हम LPG रिफॉर्म्स कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 रिफॉर्म्स हम इसको बोलते हैं कि LPG रिफॉर्म्स जो है वो। और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो कभी हुआ करती थी, केंद्रीकरण करके सरकार के पास में सारी चीज़ें रख के और फिर लागू किया जाए, इस मॉडल से हम 91 से धीरे धीरे दूर होने लगे और हमें लगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, प्राइवेट एंटिटीज़ को मौका देना चाहिए, प्राइवेट फर्म्स आनी चाहिए, प्राइवेट कंपनीज बढ़नी चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, अब उसको नौकरियां देना सरकार अकेले के लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने धीरे धीरे प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को आने दिया। और अब अभी भारत की कंडीशन आप देखो तो देखो, प्राइवेट एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा काम कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, प्राइवेट एंटिटीज़ दोनों ने मिलकर एक इकोनॉमी को अच्छा ग्रो किया है। 91 के बाद में हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। ये लेटर डेवलपमेंट। एक चीज और आपके इसके अंदर दी हुई है, वो केरला का एक मॉडल दिया हुआ, उसको हम पढ़ लेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ केरला। 1996 और 7 के आसपास की बात है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मेरा मतलब हो गया कि अभी तक हमने जितने भी 5 ईयर प्लान, गवर्नमेंट ने मॉडल, वो सारे सेंट्रलाइज्ड मॉडल थे, यानी कि एक ही जगह पे सारी चीजें डिसाइड हो रही है और फिर वो आगे जैसे पैसा भेज रहे हैं वैसे ही आगे चलेगा। नीचे वाले जो लोग हैं उनको उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। लेकिन केरला ने थोड़ा हटके इसके काम किया।
केरला ने इस तरीके से इस मामले को किया आपके कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, यानी कि डिवाइड कर दिया कि राज्य सरकार एक बजट अलग अलोकेट करेगी, फिर राज्य सरकार नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बजट म्यूनसिपैलिटी का अलग से अलोकेट होगा, पंचायत लेवल पे फिर बजट अलग से अलोकेट होगा। और कोशिश की केरला सरकार ने कि हम लिटरेसी पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और इस डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के तहत केरला का मॉडल अच्छा चल गया, लिटरेसी रेट में भी केरला अच्छा बढ़ गया आगे, और बाकी डेवलपमेंट के मायने में भी केरला का मामला अच्छा हो गया। तो हम ये देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है। ये सारी तो ऊपर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी केंद्रीकरण करके, और ये विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ केरला किस तरीके से चला था वो देखेंगे। और यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें ये बातें समझ में आ जाएंगी कि एक चीज तो इंडिया ने जो प्लानिंग कमीशन अपनाई थी उसके क्या बेनिफिट रहे थे, हमने जो सोचा था कि एंटायर सोसाइटी का वेल बीइंग इस्टेब्लिश करेंगे वो हुआ कि नहीं हुआ, उनमें से कितने तबके का हुआ। इस थर्ड चैलेंज को गवर्नमेंट ने जिस तरीके से मैंने पॉइंट समझाए इसी तरीके से डिफिकल्टीज फेस करते हुए ओवरकम करने की कोशिश की थी। फिर इसके रिजल्ट क्या क्या रहे थे, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि भाई भारत आज़ाद हुआ, हमने मॉडल्स अपनाए, प्लानिंग कमीशन की, प्लान बनाए, डेवलपमेंट के लिए सारे पैसे लगाए, सब कुछ किया, उसके हमें कुछ रिजल्ट्स फेवर में मिले, कुछ हमारे फेवर में रिजल्ट्स नहीं थे, तो उसके लिए आगे थोड़ा और बढ़े हम, और फिर कुछ ये चीज़ें हुई। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, जो इंडिया पूरा सेंट्रलाइज प्लानिंग कर रहा था, बट केरला वाज एक्चुअली डूइंग द डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और केरला उसमें सक्सेसफुल भी रहा। तो वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है हम उसको भी अच्छे से देख लेंगे, और इसके साथ साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम कल जो है वो शुरू करेंगे चैप्टर का पहला पॉइंट, जो इंट्रोडक्शन का पॉइंट है कि उसके अंदर क्या क्या है, फॉरेक्स क्या होता है वगैरह, उन सब से। तो ये फॉर्मेट आप अच्छे से नोट कर लो, टोटल 9 पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर, और हम फॉर्मेट से कल शुरू करते हैं आपके कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।